नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्व के भूगोल में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इस वीडियो में हम मैप के द्वारा और चित्रों के साथ समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। और इसमें मैं जो चर्चा करूँगा वो भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पर, ये सारी बातें चर्चा करूँगा और आपको चित्रों के माध्यम से बताऊंगा कि कहाँ पर कैसा कैसे है, ताकि आप आसानी से उस चीज़ को याद रख पाएँ। ताकि अगर आपने कोई चीज़ मैप में देखी है तो आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में जब विश्व का भूगोल अगर पूछा जाता है तो इस टॉपिक से अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं जो होते तो बड़े इजी हैं लेकिन थोड़े से घुमावदार लगते हैं। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे क्या इस क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो में हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है, पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। मतलब पृथ्वी पर किसी स्थान पर अगर हमें किसी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करना है तो वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अक्षांश रेखाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं लैटीट्यूड और देशांतर रेखाओं को बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूड्स। याद रखिएगा, अक्षांश रेखाओं को बोला जाता है लैटीट्यूड और देशांतर रेखाओं को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। जैसे मान लीजिए ये एक ऐसे करके हमने ये बना दिया, ये एक शहर हो गया ऐसे करके, यूं करके आप समझिए कि इनका प्रयोग कैसे है। ये इस तरीके से एक ये बन गया, ठीक, जैसे हमारी मैथ वाली कॉपी होती है। अब कोई बंदा यहाँ पर है, ये जहाँ पे मैंने ए लिखा है, और उसको बी के पास जाना है। तो उसने किसी थर्ड पर्सन सी पर्सन से पूछा कि भाई मुझे बी के पास जाना है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप जिस बॉक्स में खड़े हैं वहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5। आपको 5 इस दिशा में जाना है, 5 पूर्व दिशा में जाना है, उसके बाद में 1 2 3 और 3 आपको कह सकते हैं कि उत्तर की दिशा में जाना है, 5 इस दिशा में जाना है और 3 बॉक्स इस दिशा में जाना है। आप पहुंच जाएंगे। तो आप आसानी से बॉक्स को गिनते हुए चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे वहां पर। तो ये ऐसे ही हमारा कुछ सिस्टम है, काम करता है। लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इन दोनों रेखाओं को मिला करके जो हमारा ये पूरा सिस्टम बनता है उसको कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम बोला जाता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का महत्व समझ गए होंगे कि ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। ये रेखाएं इसलिए बनाई गई हैं कि पृथ्वी पर हर जगह का स्थान निर्धारण हो सके और हर जगह की डेट का निर्धारण हो सके और हर जगह के टाइम का निर्धारण हो सके। 3 चीज़ें मेन मकसद है इसका, और भी बहुत कुछ है लेकिन 3 मेन मकसद आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब अक्षांश के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी स्थान का अक्षांश या लैटीट्यूड धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को दर्शाता है। उत्तर से दक्षिण की स्थिति को दर्शाता है, ऐसे करके ये वाली रेखाएं, ठीक है, ये वाली रेखाएं आप कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाता है। और उसके बाद में अगर हम किसी स्थान का देशांतर की बात करें, अभी मैं पूरा क्लियर कराऊंगा आपको, अभी तो खाली डेफिनेशन पे हम चल रहे हैं। देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे वाली रेखाएं, यूं वाली, ये जो आपकी रेखाएं हैं ऐसे वाली, ये आपकी देशांतर हैं। ये क्या हैं? ये आपकी देशांतर हैं। और जो ऐसे करके रेखाएं हैं ये अक्षांश हैं। और देशांतर और अक्षांश रेखाओं को मिला करके जो ये पूरा सिस्टम बनता है उसको बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। क्या बोला जाता है? ग्रिड सिस्टम। तो याद रखिएगा, आपने अक्षांश जान लिया क्या होता है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो ऐसे ऐसे होती हैं ग्लोब पर, और जो देशांतर होती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और इस तरफ से इस हिस्से को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? इनको अक्षांश बोलेंगे। और इन दोनों रेखाओं को एक साथ जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? वो ग्रिड सिस्टम कहा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। कहला अक्षांश रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व खींची गई एक महत्वपूर्ण रेखा है, ठीक है। इस रेखा की सहायता से पृथ्वी के किसी स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति ज्ञात की जाती है।
यह रेखा किसी भी दो स्थानों के बीच दिन व रात की अवधि में अंतर पता लगाने में मदद करती है और इस रेखा से जलवायु को समझने में आसानी होती है। समझ में आया आपको? एक तो देखिए दिन की अवधि पता चलती है, भाई कहीं पर दिन छोटा होता है, कहीं पर दिन बड़ा होता है, और किसी हिस्से में दिन रात बड़ी और रात छोटी होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक तो इनका ये काम होता है, और दूसरा काम ये होता है कि इस रेखा से जलवायु को समझने में आसानी होती है। तो जलवायु को समझने में कैसे आसानी होती है वो भी अभी हम इसी स्लाइड में जानेंगे कि वो कैसे होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए इसमें मेन रेखा की बात। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी रेखा है वो है आपकी अक्षांश। वो कौन सी रेखा है? अक्षांश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। इक्वेटर का मतलब, भूमध्य का मतलब समझ लीजिए, इक्वेटर का मतलब, भूमध्य का मतलब हो गया, भू मतलब भूमि और मध्य मतलब, ठीक है, मध्य, उसका मिडल। तो जो पूरे ग्लोब के बीचों बीच में जो रेखा खींची जाए, जो पूरे ग्लोब में बीचों बीच में जो रेखा खींची जाए, उसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा उसको बोला जाता है। ये जो पूरी धरती है उसको दो हिस्सों में बांट देती है, बराबर बराबर में। इसीलिए यहाँ पर इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये जहाँ जहाँ पे डिग्री नहीं लग पाया किसी कारणवश, तो ये आप समझ लेना कि डिग्री लगा हुआ है। कोण का मात्रक डिग्री होता है ना, तो वो डिग्री लगा हुआ है। तो 0 अक्षांश पर जो रेखा होती है उसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोला जाता है। ये धरती के बीचों बीच में होती है। अब इसके ऊपरी हिस्से में इधर उत्तरी ध्रुव होता है और इस तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है। इस तरफ उत्तरी ध्रुव हो गया ऊपर, और नीचे के हिस्से में दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। और अगर हम बात करें इसमें भारत के नक्शे की, तो आपको यहाँ पर ये वाला, ये भारत का नक्शा है यहाँ पर, और इस साइड में पूर्वी देशांतर है और इस साइड में पश्चिमी देशांतर है। इस साइड में पूर्वी देशांतर है और इस साइड में पश्चिमी देशांतर है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये ठीक, ये वाला, ये पूर्वी देशांतर है आपका, ये वाला, और ये पश्चिमी देशांतर है। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर में एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कर्क रेखा है। ये भूमध्य रेखा से उत्तर की दिशा में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है और जो आपकी कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री पर है। और इसके ऊपर अगर और हम बढ़ें तो आर्कटिक वृत्त ये 66.5 डिग्री पर है। ये मेनली 5 रेखाएं हमको पता होनी चाहिए: भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर में 2 रेखाएं आपको याद रखनी है। एक याद रखनी है कर्क रेखा और दूसरी याद रखनी है आपको आर्कटिक वृत्त। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर और जो आर्कटिक वृत्त है ये 66.5 डिग्री पर है। और उसके बाद में नीचे बात करें अगर दक्षिणी ध्रुव में, तो वो है आपकी मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा है। ये दक्षिणी ध्रुव में, ये सेम है कि जैसे उत्तर की ओर में मकर रेखा है तो वैसे ही आपकी दक्षिण की ओर में मकर रेखा है। ठीक, ये भी 23.5 डिग्री के अक्षांश पर है। और फिर है अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा है? अंटार्कटिक वृत्त है। ये 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री अक्षांश, ये दक्षिणी ध्रुव की ओर में है। तो भूमध्य रेखा को अगर हम बीच में मान दें तो जैसे उत्तर की ओर में कर्क रेखा है वैसे ही दक्षिण की ओर में मकर रेखा है, जैसे ही उत्तर की ओर में आर्कटिक वृत्त है वैसे ही दक्षिण की ओर में अंटार्कटिक वृत्त है। अब ये जो आप बीच का पार्ट देख रहे हैं ये मैंने आपको वैसे भी भारत के भूगोल में बताया है। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मैंने नीचे दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इस चीज़ को बताया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये हिस्सा बिल्कुल सूर्य के सामने रहता है, तो ये वाला इतना हिस्सा अन्य हिस्सों के बजाय ज़्यादा गर्म रहता है। जितना मैं ग्रीन पार्ट कर रहा हूँ ना, इन दोनों के हिस्सों में ज़्यादा गर्म रहता है। फिर धीरे धीरे इस साइड में ऊपर बढ़ेंगे अगर, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये कम गर्म होगा और ये वाला और कम, बिल्कुल ठंडा कह सकते हैं आप। ऐसे नीचे है, इस वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा कम गर्म होगा और ये वाला और कम होगा। तो जितना भी
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है ये सबसे ज़्यादा धरती पर मतलब अन्य हिस्सों के बजाय ये गर्म रहता है, और इसको आगे हम और डिटेल में अभी समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको 5 रेखाएं मैंने इस स्लाइड में समझाने की कोशिश की है कि वो समझ में आ गई होंगी कि कर्क रेखा कहाँ पर होती है, मकर रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर और मकर रेखा दक्षिण की ओर होती है, और आर्कटिक वृत्त जो है ये उत्तर की ओर होता है और अंटार्कटिक वृत्त ये दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। एक बार मैं बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा और आप ये नोट्स भी एक बार बना लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ करके और एक बार अपने आप लिख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ वीडियो देखने से नहीं, एक बार आपको अपने आप ही मेहनत करनी है, कॉपी पेन लगा कर ले करके सेम इसी तरीके से आपको लिखने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो देखिए, इनको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड्स लाइन बोला जाता है, ये चीज़ आप पहले तो याद रखना। दूसरी चीज़, ये आप ग्लोब में देख रहे हैं, ये इस तरीके से होती हैं, ये इस तरीके से ये लाइनें खींची गई। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये ऐसे करके, ठीक। ऊपर की ओर आपकी कर्क रेखा, नीचे की ओर मकर रेखा, ऊपर की ओर आर्कटिक वृत्त और नीचे की ओर अंटार्कटिक वृत्त होता है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। 2 अक्षांश रेखाओं के जो मध्य की दूरी होती है वो आपकी 111 किलोमीटर की होती है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए, जैसे ये 2 अक्षांश रेखाएं, एक ये हो गई, पेन चेंज कर लेते हैं, एक ये वाली हो गई और एक ये हो गई। तो इनके जो बीच की दूरी है, वो 111 किलोमीटर है, ठीक। ये आप याद रखेंगे इस तरीके से। आगे बात कर लेते हैं। 1 डिग्री अंतराल पर, ठीक है, 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 181 अक्षांश होते हैं। कुल कितने? 181 अक्षांश होते हैं। इसको भी ज़रा हम जूम के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, ये भूमध्य रेखा को अगर आप छोड़ दीजिए, तो इस साइड में भी 90 होते हैं और इस साइड में भी 90 ऊपर उत्तर की ओर और 90 नीचे दक्षिण की ओर होते हैं। तो 90 कितने हो गए? तो हमने कहा सर 180 हो गए। तो फिर ये भूमध्य वाली रेखा, इसको अगर हम जोड़ दें, इसमें 1 प्लस कर दें, तो टोटल कितने हो गए? 181 हो गए। लेकिन ये 181 हैं, लेकिन कहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि कुछ वैज्ञानिक जो हैं, वो जो ये वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो रेखा आएगी सर, वो तो बिल्कुल एक गोल सर्कल की तरह, एक डॉट की तरह बन जाएगी। तो अगर ऊपर एक डॉट बनेगा तो ठीक इसके नीचे भी एक डॉट बन जाएगा, यहाँ पर, है ना, इस हिस्से में नीचे भी एक डॉट बन जाएगा। तो अगर इन दोनों डॉट्स को हम छोड़ दें, तो 81 से 2 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 179। तो रेखाएं कितनी रह जाएंगी? तो आपकी 179 रह जाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 179, अगर ध्रुवों पर बिंदु मात्र समझा जाए। मतलब जो ध्रुव पर अक्षांश है, उनको अगर हम केवल एक बिंदु मात्र समझें तो हम क्या कहेंगे उनको? तो हम ये कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 179 हो जाएगी, 179 हो जाएगी। और अगर उनको भी काउंट कर लिया जाए तो 181 होगी। अब ये क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है, जैसा भी क्वेश्चन हो आप दोनों के आंसर देने में सक्षम हैं। फिर आगे, भूमध्य रेखा के उत्तर में 1 डिग्री पर 90 और 90 होते थे, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। अच्छा, इसको वृत्त क्यों बोला जाता है? वृत्त इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब धरती बिल्कुल बॉल की तरह गोल होती है तो ये रेखा इधर से जा कर के उस तरफ गई होती है, ऐसे करके उस तरफ, ये भी वाली रेखा ये उस तरफ जा कर के उस तरफ। तो ऐसे ये गोल गोल होती हैं इस तरीके से, है ना, जैसे रिंग पहनाया गया, ऐसा समझ सकते हैं, रिंग। तो इसीलिए इनको वृत्त भी कहा जाता है। फिर आगे, ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये वाला, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 अक्षांशों के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसको जोन कहा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसको हम बोलते हैं जोन। क्या बोला जाता है? जोन। मतलब ये जोन एरिया कितना होगा? ये 111 किलोमीटर का एरिया होगा।
क्योंकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा वही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होगी। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया, एक सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में सबसे जो बड़ी रेडियस होगी वो इसकी त्रिज्या ही तो होगी, बाकी तो सारी जो रेखाएं होंगी वो इससे छोटी ही तो होंगी। सबसे बड़ी रेखा जो होगी वो क्या होगी, वो त्रिज्या के बराबर होगी। सेम वही चीज़ यहाँ पर बनता है कि इसमें जो है सबसे बड़ी रेखा जो होगी वो भूमध्य रेखा के बराबर होगी। फिर आगे कह रहा है कि भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075.6 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई है 40,075.16 किलोमीटर। ठीक है, दशमलव वाली संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है, इसको पढ़ सकते हैं हम 40,075.16 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि इससे बड़ी रेखा कोई नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी रेखा का चाहे वो नाम पूछ ले या सबसे बड़ी रेखा की लंबाई पूछ ले, तो दोनों ही चीज़ें आप यहाँ से बता सकते हैं। तो इस स्लाइड से आपका क्या क्या कवर हो गया। पहला ये कवर हो गया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होगी। कुल अक्षांश रेखाएं 181 होंगी, 90 इधर और एक भूमध्य की। लेकिन अगर ध्रुवों पर बिंदु समझा जाए तो 179 होंगी और ये रेखाएं एक एक डिग्री पर होती हैं। और इन दो रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, जिसकी लंबाई 40,075.16 किलोमीटर होगी। ठीक है, आगे अब बात कर लेते हैं हम आगे। देखिए, सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होता है तो वो हम समझेंगे सबसे पहले। तो कह रहा है 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर एकदम ऊपर चमकता है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। जो 21 जून होता है उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में। और भारत में 21 जून को एक चीज़ और होती है, क्या होती है मालूम है आपको, योग दिवस। क्या होता है, योग दिवस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये भी 21 जून को निर्धारित किया गया है। तो 21 जून को आप याद रखना, योग दिवस मनाया जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है ये। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला ये कौन सा है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। ये चीज़ मतलब सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर, इस वाली रेखा पर आपकी जो है ये कर्क रेखा पर, इस पर सीधी पड़ती हैं। और जब सूर्य की रेखाएं इस पर सीधी पड़ेंगी तो ज़्यादा देर तक सूर्य टिका रहेगा। जब ज़्यादा देर तक टिका रहेगा तो यहाँ पर दिन सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर रेखा के ऊपर पड़ता है। इस दिन सूर्य मकर रेखा के ऊपर पड़ता है। ये मकर रेखा है ना, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर पड़ता है। तो याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है। दा से दिसंबर होता है और दा से ही दक्षिणी होता है, दा से दक्षिणी। ठीक, तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध बड़ा दिन होता है और कहाँ पर पड़ता है, मकर रेखा पर सूर्य पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको रेखाएं याद रखनी है। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव की ओर और मकर रेखा आपकी दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो दक्षिण ध्रुव की ओर 22 दिसंबर को आपका सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को क्या होगा, आपका कर्क रेखा पर सूर्य ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए कर्क रेखा वाला दिन सबसे बड़ा होगा। असल में देखिए, आपने देखा होगा कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन दो तरीके की घटनाएं करता है। जब सूर्य गर्मियों का मौसम आता है, ठीक है, तो सूर्य उत्तरायण दिशा में होता है, उत्तर की ओर निकलता है, आप अपने आप देख सकते हैं। और जब जैसे जैसे ठंडक आती जाती है सूर्य दक्षिण की ओर चला जाता है और सूर्य दक्षिणायन की दिशा में निकलता है।
तो धीरे 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 सूर्य दक्षिणायन की ओर जाता है, तो यहाँ से सूर्य ये दक्षिण की ओर चला जाएगा, तो वो मकर रेखा पर चला जाएगा। आप अपने घर में देख लेना, घर की स्थिति में देखना कि जब गर्मियों का मौसम होगा तो सूर्य उत्तर की ओर निकलेगा, है ना। ये गर्मियों का मौसम में, समर में आपका सूर्य उत्तर की दिशा में निकलेगा, और उत्तर में क्या है, मकर रेखा है, इसलिए वो मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा 21 जून को। और जैसे जैसे ठंडक आती जाएगी सूर्य दक्षिण की ओर फिसलता जाएगा धीरे धीरे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर जा कर के सीधा पड़ेगा, और उसके बाद में ये फिर वापस लौटने लगेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये सूर्य ऐसे चलता है, फिर वापस, फिर आता है, फिर वापस, फिर आता है, फिर वापस। क्यों? क्योंकि धरती जो है ऐसे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री धरती जो है वो झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें इस हिस्से पर तिरछी सीधी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम, हमेशा नहीं, टाइम टू टाइम, और अन्य स्थानों पर तिरछी पड़ती हैं। तो जहाँ पर तिरछी पड़ती हैं वहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, जहाँ पर सीधी पड़ती हैं बिल्कुल जो है, जिसके ऊपर एकदम ऊपर सूर्य चमकेगा, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, भूमध्य रेखा पर और कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं, वो मैं आपको सीरियल से 1 बाय 1 देश समझाऊंगा, क्योंकि वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमें दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए, इससे पहले क्या है कि आपको वर्ल्ड के मैप के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ पहले मैप से, कि पहले हम मैप से इस चीज़ को समझेंगे। तो इसमें देखिए, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला आपका एक महाद्वीप का पार्ट है, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं साउथ अमेरिका, SA में लिख देता हूँ शॉर्टकट में, साउथ अमेरिका, ये एक महाद्वीप है। तो साउथ अमेरिका में भूमध्य रेखा पर 3 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? 3 देश आते हैं। नंबर मैंने वहाँ पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी मैंने नंबर डाले हुए हैं। इक्वेडर, ठीक है, पहला इक्वेडर, दूसरा है आपका कोलंबिया, और तीसरा है ब्राज़ील। ये 3 कंट्री आपको याद रखनी है, इक्वेडर, कोलंबिया, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, ये देखिए इक्वाडोर लिखा हुआ है ना, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये तीनों कंट्री जो हैं आपकी, ये कहाँ पर आती हैं? ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, वहाँ पर जो 3 देश हैं वो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब हम अगर आगे बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की, किसकी बात करें? अफ्रीका महाद्वीप की। जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं हम वो समझ लेंगे पहले। तो इसमें देखिए, नंबर 1 है आपका, नंबर 4 वैसे कह सकते हैं, बाकी अफ्रीका के लिए नंबर 1 है गैबन, नंबर 1 है गैबन। फिर नंबर 5 कांगो है, नंबर 6 कांगो गणराज्य है, नंबर 7 युगांडा, नंबर 8 केन्या, और नंबर 13 कुल मिला के लास्ट में इसको डाला गया है तो साओ टोम प्रिंसिपिया, ये आ जाएगा। और उसके बाद में आपका सोमालिया 9 नंबर पर, ये भी आ जाएगा आपका। और उसके बाद में 10 नंबर पर मालदीव, ठीक है, और मालदीव इसमें नहीं आएगा। तो ये कंट्रीज़ जो हैं, ये वाली, ये आपकी कौन से स्टेट में हो जाएंगी? ये अफ्रीका में आपकी हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप में आ जाएंगी, तो इनको आप याद रखेंगे। अभी मैं आपको इधर से भी, साइड से भी बता दूंगा आपको, यहाँ पर मैंने सारा हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ, तो पहले आप मैप के थ्रू समझ लीजिए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 अलग से भी बता दूंगा। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं आपकी। तो नंबर 12 पर आपका ये है किरिबाती, और नंबर 11 पर इंडोनेशिया, और नंबर 10 पर मालदीव। ये आपका एशिया में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? आपका एशिया महाद्वीप में। तो कुल मिला के 3 महाद्वीप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, है ना, इनमें से आता है। आपका जो यूरोप महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया है और नॉर्थ अमेरिका है, इन महाद्वीप में ये रेखा नहीं जाती है। केवल यहाँ पर 3 महाद्वीप में जो देश आते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इन 3 महाद्वीपों में जो देश स्थित हैं वही देश इस रेखा पर स्थित हैं।
अब हमने ये 3 तो पढ़ लिए थे, उसके बाद में देखिए साओ टोम प्रिंसिपिया, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये आपके आ जाते हैं अफ्रीका में, और मालदीव, इंडोनेशिया और आपका ये किरिबाती, ये आपके चले जाएंगे एशिया महाद्वीप में। ये 3 राज्य जो हैं, 3 देश जो हैं, ये एशिया महाद्वीप के हैं। और बाकी जो ये वाले हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाले जो आपके हैं, ये वाले, ये आपके चले जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो वो आपकी 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप से, तो वो आपका दक्षिणी अमेरिका से और अफ्रीका से और एशिया से, इन तीनों महाद्वीप से होकर के ये भूमध्य रेखा गुजरती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अब आगे हम बात करेंगे मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 10 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। तो उसको भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। जो हमने इससे पहले पढ़ा वो हमने भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा है। तो इस आप नक्शे में देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके पहले दिखाता हूँ, बाद में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में आती हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये लाइन अभी हमने पढ़ी थी, ये वाली, ये भूमध्य रेखा थी। कौन सी लाइन थी? भूमध्य रेखा थी। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मकर रेखा। कौन सी पढ़ रहे हैं? मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा उत्तर की ओर होती है और मकर रेखा दक्षिण की तरफ होती है। तो हम फिलहाल दक्षिण की तरफ बढ़े हैं, तो हम ये जानेंगे। ये जो लाइन यहाँ पर आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, इसको ही बोला जाता है मकर रेखा। तो ये 10 देशों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से, ये एशिया महाद्वीप को छोड़ देती है। ये चीज़ आप याद रखना। ये भी 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। मैं महाद्वीप वाला भी वीडियो आपको जल्दी ही बनाकर दे दूँगा। तो ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। एक आपका है साउथ अमेरिका, दूसरा है आपका अफ्रीका और तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिलाकर 3 महाद्वीप और 10 देशों से होकर ये गुजरती है। तो कौन कौन से हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये कुल मिलाकर इन 10 देशों से गुजरती है। तो वो मैंने यहाँ पर मैप में भी आपको अलग अलग बताने की कोशिश की है। देखिए, ये आपका है पराग्वे। कौन सा है? ये पराग्वे है, ये चिले और ये अर्जेंटीना। ये कुल मिलाकर के 3 देश आपके जो है, और ये ब्राज़ील, ये 4 देश आपके ये साउथ अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में कह सकते हैं आ सकते हैं। कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो एक आपका हो गया चिली, ठीक, और उसके बाद में पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ये 4 कंट्रियाँ जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आती हैं। उसके बाद में अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में नमीबिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका, ये इतने जो हैं ये यहाँ से आपकी ये रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा हम पढ़ रहे हैं? तो ये हम पढ़ रहे हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा इन राज्यों से होकर के गुजरती है, इन देशों से होकर के गुजरती है। आगे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। तो कुल मिलाकर के ये 10 देशों से गुजरती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। तो ये 18 देश पहले मैं आपको मैप से समझाऊंगा, और उसके बाद में जो है मैं आपको इसको अलग अलग बताने की कोशिश करूंगा, और थोड़ी बहुत आपको लॉजिक और ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको आसानी से याद रख सकें। लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और अगला वीडियो जो है मैं आपका अगले दिन लेकर के आऊँगा। और तब तक अगर आप नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करें। और अगर आप नए हैं या आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगली मैं वीडियो में ये बताऊंगा कि कर्क रेखा से 18 जो देश गुजरते हैं उनकी कुछ ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, और कुछ आपको मैथ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और अगले वीडियो में हम इसके PYQ भी करवाएंगे।
तो मिलते हैं अगले पार्ट में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पार्ट 2 लेकर के।